बिहारी काव्य की लोकप्रियता से संबंधित पहले व्याख्यान में हमने देखा कि बिहारी रीतिकाल के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने बिना लक्षण ग्रंथों को लिखकर ही अपनी लोकप्रियता को चरम सीमा पर प्राप्त किया। उसके प्रमुख जो कारण हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि बिहारी की जो बहुज्ञता है अथवा जो बिहारी का विविध विषयों पर ज्ञान है और रस ध्वनि और अलंकार का जो उनका सामंजस्य है उनके दोहों में, उस कारण से उनके काव्यों में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ है। अब इसी रस के कारण से जो बिहारी को लोकप्रियता मिली है उस चर्चा को अब हम आज आगे बढ़ाएंगे। लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण बिहारी काव्य की वह है श्रृंगार भावना से संबंधित। बिहारी श्रृंगार रस के प्रमुख कवि है और उनकी सतसई में यद्यपि कई सभी रसों का हमें विवेचन मिलता है, किंतु प्रधान दृष्टिकोण से हम देखें तो वह श्रृंगार रस का ही उनमें मंद्रमा और श्रृंगार रस ही उनका प्रिय रस रहा है। और सामान्य रूप से भी बिहारी इस बात को समझते थे कि सामाजिकों के मन में श्रृंगार जो है वह एक ऐसा भाव है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति में सदैव पाया जाता है, क्योंकि यह सौंदर्य और प्रेम से जुड़ा हुआ रस है। और सौंदर्य और प्रेम से जुड़ा हुआ रस सभी सामाजिकों के मन में, सभी आयु वर्ग के लोगों के मन में सबसे अधिक विद्यमान रहता है। इसलिए बिहारी सतसई में अथवा हम कहें कि बिहारी सतसई का जो श्रृंगार है वह तत्कालीन मनोवर्ती को और ज़्यादा हम देख सकते हैं स्पष्ट करता है, क्योंकि उस समय रीतिकाल के समय में पूरी तरीके से जो राज दरबारी कवि या जैसे राजा वैसी प्रजा वाली जो कहावत है उसके कारण से बिहारी ने श्रृंगार का जमकर वर्णन अपने सतसई में किया था। यह प्रवृत्ति केवल उस समय नहीं बल्कि आधुनिक मनोवर्ती को भी संतुष्टि प्रदान करती है, श्रृंगारिक जो मनोवर्ती होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहारी इस बात को समझ गए थे कि श्रृंगार पर ही पूरी तरीके से अपने काव्य पर ज़्यादा ध्यान देना है। रसराज श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग का बिहारी सतसई में मर्म स्पर्शी चित्रण मिलता है। बिहारी सतसई के अंतर्गत संयोग श्रृंगार के यदि हम देखें तो नायक नायिका के जितने भी हाव भाव अनुभाव, उनकी जो चेष्टा क्रिया मान आदि हैं वो सारे चित्रण बिहारी के दोहों में मिलते हैं। कुछ चित्रण ऐसे भी हैं जिस संभोग और अति क्रीड़ा के जो उसमें खुले चित्र मिलते हैं, जिसके कारण से उनके सतसई को कई समीक्षकों ने उनकी एक आलोचना भी की है। किंतु यदि हम उन दोहों को देखें तो वो बहुत कम हैं और इस प्रकार के प्रसंग बिहारी की श्रृंगार गागर में पड़ी हुई कुछ बूंदों के समान ही हम कह सकते हैं। बिहारी के जो दोहे पाठ्य पुस्तक में श्रृंगार से संबंधित है उनको आप परीक्षा में अपने प्रश्न पत्र में उदाहरण के रूप में भी रख सकते हैं। जैसे नायिका के अंग अंग सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का और मनोभावों का जो चित्रण अपने पाठ्य पुस्तक में पद संख्या 14, 15, 16 और 33 आदि जिन पदों में हम श्रृंगार की भावना का विशेष वर्णन देख सकते हैं, जिसमें नायिका के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं कि भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने जात, अंग अंग नग जगमगाती दीप शिखा सी दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजेरो गे, लिखन बैठी जाकी सभी गही गई गर्भ गरूर, भय न कहते जगत के चतुर चिते रे कुरु। इस प्रकार हम यदि इस एक पद जिसमें नायक और नायिका के प्रेम या उनके अभिसार का जो प्रस्ताव है उसका जिस ढंग से हाव भाव का वर्णन किया वह तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ है बिहारी का यह श्रृंगारिक पद, जिसमें वे कहते हैं कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। इसी प्रकार बिहारी ने अपने काव्य में नायक नायिका के इस श्रृंगार
के संयोग पक्ष के अलावा वियोग पक्ष के जो चित्रण है वह भी उत्कृष्ट रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ वर्णन तो इस तरह से हैं कि बिहारी की जो जो नायिका की वियोग भावना है वह किसी प्रकार से सामान्य जन में दोहों के रूप में इतनी प्रसिद्ध हुई कि वह हर व्यक्ति की जुबान पर जैसे बैठ गए हो वो दोहे। बिहारी कहते हैं, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कहिए सब तेसो हियो मेरे हिय की बात। यह पूर्वानुराग के वर्णन में बिहारी की जो भावना है उसकी जितनी यहाँ प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उसकी नायिका कभी नायक की गायों में अपनी गाय मिला देती है, तो कभी आँख मिचौनी करती है। आँख मिचौनी के खेल में दोनों स्पर्श का अनुभव करते हैं। उस सुख का चित्रण बिहारी ने अपनी ही शैली में किया है। गली अंधेरी संकरी भौमट मेरा आनी, परे पिछाने परस्पर दूं परस पिछाने। कुल मिलाकर बिहारी श्रृंगार रस के एक बेजोड़ कवि हैं और उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण उनकी श्रृंगार भावना देखी जा सकती है। श्रृंगार के साथ साथ बिहारी एक चीज़ के लिए जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं उस समय से लेकर आज तक, वह है कि बिहारी के दोहों में जो श्रृंगार भक्ति और नीति की जो त्रिवेणी प्रवाहित हुई है वह त्रिवेणी पूरे उनके सतसई के अधिकांश दोहों में हमें कई दोहों में देखने को मिल जाती है। जब यह एक अकेली ऐसी कृति है जिसमें तीनों का समाहार हमें देखने को मिलता है। बिहारी ने जो लोकप्रियता अर्जित की है वह तत्कालीन कवियों में किसी को इसी कारण नहीं मिल सकी कि बिहारी केवल श्रृंगार के कवि नहीं वन भक्ति और नीति के प्रसंग के संबंधित कवि भी हैं। संख्या में भले ही वे दोहे कम हो किंतु है बहुत अद्भुत और बेजोड़ दोहे। बिहारी कहीं पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरा आप उद्धार कीजिए, और कहीं यह भी है कि मैं कुटिल और कामी हूँ अतः आप मेरे हृदय में कैसे निवास कर पाएंगे। या कहीं कहीं बिहारी ने प्रेम के वशीभूत होकर ईश्वर को उपालंब भी दिया है। पाठ्य पुस्तक में निहित आप देखें पद संख्या 26 और 27, 28 जो पद है वह बिहारी के इसी भावना को व्यक्त करते हैं जब वे कहते हैं, करो कुबत जग कुटिलता तजो न दीन दयाल, दुखी होंगे सरल हिया बसत त्रिभंगी लाल, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम लागे जगत गुरु जग नायक जग बाय। जब बिहारी यह कहते हैं कि मेरे थोड़े से गुणों पर ही आप तो रींझ जाते हैं, तो आप क्यों नहीं मेरे मन में मुझे बसा लेते हो। थोड़े ही गुण रींझते बिसराई व बानी, तुम कानू मनोभय आज गाली के दानी। बिहारी के जो पद हैं उसमें श्रृंगार और भक्ति के अलावा जो नीति के पद हैं वह बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। नीति के क्षेत्र में तो ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन राजा जयसिंह को जो अपनी नवोढ़ा पत्नी में हर समय अंतःपुर में दरबार में रहते थे और उसके प्रेम पास में इस तरह से बंध गए थे कि कोई भी राजा को सुधारने के लिए कौन कैसे कहें। तो इस स्थिति को लक्ष्य करते हुए बिहारी ने एक संदेश राजा को भिजवाया और उसको पढ़ करके राजा ने अपने अंतःपुर से बाहर निकलकर राजकार्य को संभाला। बिहारी जयसिंह को कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर नहीं मधु, विकास यही काल अली कली ही सौ बंदियों आगे कौन हवाल, है ना। स्पष्ट रूप से वे कहते हैं कि अभी तक तो इस पराग में इस कली में न तो इसका पूर्ण विकास हुआ है, न इसमें मकरंद, न यह मधुर रस से भरी हुई है। अभी आप इस हे ब्रह्म रूपी राजा जयसिंह, अभी आप इस कली से बंध गए तो आगे आपकी क्या दशा होगी। इसी तरह आपके पाठ्य पुस्तक में बिहारी के जो नीति पर जो दुआ है उसमें वे राजा जयसिंह को और जो या अन्य जो राजा थे उनको वो समझाने के लिए कहते हैं कि अपने ही राजाओं के विरुद्ध में आप किस तरीके से इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इससे आपका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, वरन वह तो आप जिस राजा के लिए कार्य करें उसी का स्वार्थ सिद्ध होगा। स्वार्थ सुकृत श्रम बथा देखे विहंग बिचारी, बाज पराए पानी पर तू पंछिन न मारी। तो नीति के जो दोहे हैं बिहारी के वह निश्चित रूप से बिहारी के
इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं कि वह जन जन की जबान पर बोले जाने लगे। तो बिहारी ने कंचन और कामिनी की निंदा तक भी की है। जो बिहारी की दुओं की आलोचना करते हैं कि श्रृंगार के संभोग और अति के जो चित्रण मिलते हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहारी ने कंचन और कामिनी की निंदा भी की है। बिहारी की इस लोकप्रियता जो श्रृंगार भक्ति नीति संबंधित है, उस संबंध में डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि बिहारी भक्त थे, पर इतने ही जितना कि सामान्य व्यक्ति होता है। अतः यह कहना ठीक है कि बिहारी भक्त से अधिक कवि भी थे और कवि भी श्रृंगारिक थे। अतः उनके जो गिने चुने भक्ति विषयक दोहे हैं, उसके आधार पर हम उन्हें पूर्ण रूप से भक्त कवि तो नहीं कह सकते जैसे सूरदास, तुलसीदास आदि हैं, किंतु हम उन्हें इस संज्ञा से वंचित भी नहीं कर सकते कि उनमें भक्ति भावना नहीं मिलती है। कुल मिलाकर बहुत समीक्षात्मक वर्णन डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने अपने कथन में किया है। अपने नीति वर्णन में बिहारी ने मानव स्वभाव, लोक जीवन, दुर्जन स्वभाव, कृपण के स्वभाव, नीच के स्वभाव के साथ साथ कुसंगति और बड़े छोटे व्यक्तियों के कार्यों का उल्लेख, सभी कुछ उन्होंने वर्णन कर दिया है। मनुष्यों के परिवर्तनशील स्वभाव, धन की निंदा, लोक अनुभव आदि संपूर्ण जो प्रसंग होते हैं सामाजिक जीवन में, उसकी अभिव्यक्ति करने की अद्भुत क्षमता उनके दोहों में मिल जाती है। वे कहते हैं कि जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम, कोटि जतन को करें परे न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े अति नीच को नीच। तो इस प्रकार बिहारी की श्रृंगार भक्ति नीति के कारण भी उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की लोकप्रियता का एक अन्य प्रमुख कारण उनके मुक्तक को माना है। हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत कम कवि हुए हैं जो मुक्तक के आधार पर केवल इतने प्रसिद्ध हो गए हो। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो भी महान कवि हुए हैं, उन्होंने या तो प्रबंध काव्य लिखे या महाकाव्य लिखे अथवा लक्षण ग्रंथ लिखे। मुक्तक लिख करके जिन्होंने लोकप्रियता हासिल की वो अकेले केवल बिहारी हैं। छोटे से दोहे में बड़े गंभीर से गंभीर और व्यापक से व्यापक भाव, प्रसंग और अनुभव को समेटने में जो सफलता और लोकप्रियता बिहारी जी को मिली, वह आज भी अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि बिहारी की रूप व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में ही दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उचित कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों भावों की ऐसी सुंदर योजना जो मुक्तक रूप में हमें मिलती है, कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। बिहारी की कई स्थलों पर आलोचना करने वाले आचार्य शुक्ल ने भी बिहारी की कई ऐसे जो अच्छे प्रसंग है उसकी प्रशंसा तक उन्होंने भी की है। अब यदि हम बिहारी की लोकप्रियता का एक अन्य प्रमुख कारण माने तो वह है उनकी सामाजिक भावना या उनकी सामाजिकता। यानी बिहारी सतसई को पढ़ने से क्या होता है कि हमें जो एक चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है, वह चित्र सामाजिक जीवन के एक सभी वर्ग के लोगों के लिए हमको सामने लाकर रख देता है। क्योंकि बिहारी के समय का जो समाज था वह विलासिता में डूबा हुआ था और पूरे ऐसे वातावरण में रचना करना वैसे बहुत कठिन कार्य होता है, अपितु एक जटिल भी हम मान सकते हैं। जिस समाज का कर्णधार जो राजा होता है वही विलासी, जो प्रजा होती है वह सदैव भोग में लिप्त रहने वाली। तो ऐसी स्थिति में बिहारी जैसे कवि ने अपना कर्तव्य समझकर समाज में लोकप्रियता किस तरह प्राप्त करें, किस तरह सामाजिक लोगों की मनोवृत्तियों के अनुकूल रचना करें, उनको श्रृंगार के माध्यम से उनकी रुचि तो पैदा करें, किंतु भक्ति और नीति के माध्यम से उनको एक संदेश भी दें, अपना उत्तरदायित्व भी निभाएं। और इसी कारण से समाज के अधिकांश लोग बिहारी जी के प्रशंसक हुए और उनकी लोकप्रियता चरम शिखर पर पहुंची थी, क्योंकि उन्हें मानव प्रकृति का गहरा ज्ञान था। वे अपने समाज की नाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते थे और समाज के वयोवृद्ध अनुभवी सदस्य की तरह एक प्रकार से बिहारी जी ने अपने सभी विषयों पर
अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए लोगों को न केवल उनको मान सम्मान दिया, वरन उनको एक जन जागरूकता का संदेश भी दिया। लक्षण ग्रंथ न लिखकर भी लोकप्रिय होने वाले जो कवि हैं बिहारी, उसके कारण से भी उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक पनपी थी। सामान्य रूप से रीतिकाल में वही कवि ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा था, किंतु बिहारी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखकर भी लोकप्रियता को प्राप्त किया था। जो प्रमुख तथ्य हैं बिहारी के काव्य के, उसका मैंने वर्णन कर दिया। अब उन्हीं प्रसंगों के अंतर्गत यदि हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में अध्ययन करें तो बिहारी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है कि उनके काव्य में जो कल्पना का वैभव, कल्पना की समार शक्ति या भाषा की समास शक्ति, उक्ति वैचित्र्य जो मिलता है, उस कारण से भी उनको लोकप्रियता मिली थी। बिहारी की लोकप्रियता का रहस्य उनकी समास शैली और उक्ति वैचित्र्य प्रणाली में निहित माना जा सकता है। बिहारी अपने काव्य में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग तो मिलता ही है, वहीं सामाजिक या सामासिक कह सकते हैं, सामासिक शब्दावली भी मिलती है। दोहों में उक्ति वैचित्र्य और अर्थ गांभीर्य उतना है कि महज इसी गुण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहारी सतसई शताब्दियों तक एक सुरक्षित रहने वाला और लोकप्रियता को प्राप्त करने वाला एक ग्रंथ है। बिहारी सतसई के इस उक्ति वैचित्र्य का एक उदाहरण मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि किस तरीके से नायक नायिका है ना अपने गुरुजनों, अपने भरे समाज के भरे हुए जो भवन है एक, उसके समक्ष किस तरह से वे बातों ही बातों में, नेत्रों में है ना बात कर लेते हैं कि नायिका ने कहा, नायक ने अभिसार का प्रस्ताव कहा, नायिका ने मना किया, नायक रेंज गया, नायिका खींच गई कि मेरा यह उद्देश्य नहीं। इस तरह दोनों के जब नेत्र मिले तो नेत्रों ही नेत्रों में दोनों ने बात कर ली। तो कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस प्रकार की विलक्षण उक्तियों के साथ अर्थ गांभीर्यता ही बिहारी की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। एक जो मुझे नज़र आता है बिहारी की लोकप्रियता या उनके काव्य की जो लोकप्रियता का कारण वह है कि उस समय जो दरबारी कोई कवि होता था तो उसी को अधिक लोकप्रियता मिलती थी। और बिहारी दरबारी कवि थे। उन्होंने राजा के दरबार में रहकर जीवन की अनेक स्थितियों को देखा और सामाजिक जीवन को, व्यक्तिगत स्थितियों को देखा, दरबार के राग रंग विलास वैभव सब कुछ देखा और इस आधार पर उन्होंने अपनी जो रचना लिखी, इस वजह से वे बहुत प्रसिद्ध हुए थे। कुल मिलाकर बिहारी की लोकप्रियता का रहस्य उनकी सतसई में पूरी तरीके से छिपा हुआ नजर आता है। यह एक ऐसी कृति है जो भाव रस और कल्पना से सजी हुई है। तो कवि की वक्रतापूर्ण शैली, सामाजिकता, उक्ति वैचित्र्य, अर्थ गौरव से भी वह पूरी तरीके से यह कृति युक्त है। बिहारी का एक एक दोहा एक एक रत्न के समान माना जा सकता है। प्रत्येक दोहे में भाव ऐसे आकर सिमट गए हैं कि जैसे वह उस भाव का ही घर हो। बिहारी काव्य की लोकप्रियता के दृष्टिकोण से हम चर्चा करें तो आज हम जिस आधुनिकता की बात करते हैं, जिस स्त्री पुरुष संबंधों की हम चर्चा करते हैं, एक खुला और एक व्यवहारिक रूप जिस हम इस स्त्री विमर्श के अंतर्गत देखते हैं या अन्य क्षेत्रों में जो आज दृश्य नजर आते हैं, वे बिहारी ने आज से 400-500 वर्ष पूर्व ही रच दिए थे। तो प्रेम की ऐसी मनोवृत्तियाँ जो आधुनिकता से भी संपन्न है ना, वह बिहारी सतसई में देखने को मिल जाती थी। यही बिहारी की लोकप्रियता का एक प्रमाण माना जा सकता है। और निश्चित रूप से बिहारी ने अपने इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर जो उन्होंने कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति में जो काव्य रचा, इसी कारण से घाघर में सागर की जो बात बिहारी के काव्य पर लागू होती है वह पूरी तरीके से खरी और सटीक है।